वादे और दावे किए गए थे उन्हें वो अपने सामने होता नजर नहीं देख पा रहे हैं। बड़ा हादसा और बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदार कौन। मनोगिया बने रहे हमारे साथ। इस बीच सुनाते हैं कि आखिरकार चश्मदीदों ने क्या कुछ देखा और क्यों हुआ ये हादसा। तो आपने सुना कि इस तरह से चश्मदीद बयां कर रहे हैं कि पहले ब्रिज 12:15 बजे के करीब जब ये ढहा तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें आईं और लगभग 150 लोग हो सकते हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हों। जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता मनोगिया लोईवाल हमारे साथ लगातार बनी हुई। मनोगिया, जिस तरह से चश्मदीद जानकारी दे रहे हैं उनका ये कहना है कि ऊपर ढलाई का काम चल रहा था, सीमेंट लगाई जा रही थी और ये देखा जा सकता था कि ब्रिज हल्का सा ढलने लगा है और आज लगभग 12:15 बजे 12:25 के आसपास ये पूरी तरह से ढह गया। मनोगिया से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस बीच आपको बता दें कि लगभग 12:15 बजे की घटना है जब उत्तरी कोलकाता में गणेश टॉकीज के नज़दीक ये ब्रिज, ये निर्माणाधीन पुल ढह गया और अभी वहां पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी है, कुछ स्थानीय लोग हैं जो आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं और पुल गिरने से उत्तरी कोलकाता में पूरी तरह से ट्रैफिक ठप हो चुका है। मनोगिया हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोगिया, जो चश्मदीद बता रहे हैं उसके मुताबिक पुल में ऊपर सीमेंट लगाने का काम किया जा रहा था, ढलाई का काम किया जा रहा था। ऐसे में जब ये पुल ढहा काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आशंका भी ऐसी थी, कल रात में लग रहा था कि पुल ढह जाएगा और आज 12:15 बजे कुछ वैसा ही हुआ। जी बिल्कुल, आशंका अभी 24 घंटे से नहीं, आशंका कई दिनों से थी, क्योंकि जिस तरह से निर्माणाधीन काम था, अगर सीमेंट लगाने का काम पूरी तरह से समय पर पूरा नहीं हो जाता है तो सीमेंट सूख जाता है और उसके गिरने की संभावना हो जाती है। लोहे के जो साकल लग रहे थे या लोहे का जो पूरा स्ट्रक्चर लग रहा था, काम बहुत ही ज्यादा जल्दी समय पर कर देना चाहिए, क्योंकि उसको रखने से गर्मी में जब वो सूख जाता है तो हमारे जो एक्सपर्ट का कहना है कि वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके कमजोर होने की या गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में ये जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो बहुत धीरे चल रही थी और यही कारण है कि ये पुल जितना मजबूत होना चाहिए उतना नहीं था और अब निर्माणाधीन पुल ही गिर गया। और मनोगिया, ये अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे। आपके पास लौटेंगे, चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुना दें। ये देखिए तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरह से एक बड़ा हिस्सा इस पुल का गिरा है। इस मलबे के नीचे काफ़ी लोगों के दबे होने की आशंका है, हालांकि अभी तक वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। बंगाल के बीजेपी प्रभारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। जिस तरह से हादसा हुआ है, तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से लापरवाही बरती गई है। अब आगे क्या कदम होगा? क्या वहां पर अभी तक आप जो राहत और बचाव काम चल रहा है उससे संतुष्ट हैं? नहीं, राहत और बचाव तो अभी तक पूरा जो राज्य सरकार से आना चाहिए वो नहीं है। वहाँ पे आम जो जनता है और क्योंकि ये जो घटना हुई है, बीजेपी का जो हमारे कैंडिडेट है राहुल सिन्हा जी, उनके ऑफिस के सामने हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग ने जो राहत कर सकते हैं हम लोग तुरंत करनी शुरू करी है। मगर मैं इस मौके पे थोड़ा राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत लोगों की जान गई है। मगर एक चीज जरूर कहूंगा कि भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक और चीज, क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास? क्या ये मालूम चल पाया अभी तक कि कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं या फिर कितने लोग मारे गए हैं इस हादसे में? बहुत बड़ी आबादी, घनिष्ठ आबादी का एरिया है और इसलिए कहना बड़ा कठिन है। मैं भी स्वयं गया था उस साइट पे, मगर वहाँ पे जो देखा बड़ा दर्दनाक चीज है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राहत जरूर होनी चाहिए, जितने लोग हैं वो करें। राज्य सरकार को भी तुरंत वहाँ पे आना चाहिए, मगर उसके बाद जो जांच हो वो एकदम निष्पक्ष हो, जिससे कि जो दोषी हैं वो अवश्य उनके ऊपर सजा हो, क्योंकि लोगों की मौत हो और उसके साथ मौत हो और दूसरी तरफ यहाँ पे भ्रष्टाचार चलता रहे, ये इसको स्वीकार नहीं किया जाता। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक और बात जो हम जानना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं कि जो
कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी या फिर जो लंबे समय से इस पुल का काम चल रहा था वो एक बड़ी वजह हो सकता है इस हादसे की? देखिए, मेरे को जहाँ तक कि ज्ञान है, ये जो कंस्ट्रक्शन जो फ्लाईओवर का चल रहा था, ये कोई पहले से चल रहा था जब टीएमसी की सरकार नहीं आई। लेकिन उस समय भी लापरवाही थी, आज भी लापरवाही रही और उसमें भ्रष्टाचार होता रहा, ये यहाँ पे सब लोग जानते हैं। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है उसका नतीजा आज देख रहे हैं। और इसीलिए जो शारदा से नारदा की यहाँ पे गाथा है, उसका ये एक और जीता जाता नमूना है। जी, यानी कि आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और हादसे की बड़ी वजह ये रही है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब किस तरह से की जाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और भी बहुत सारे चश्मदीद हैं, एक एक करके आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ देखा जब यह हादसा हुआ। मनोगिया लोवाइल हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई। मनोगिया, जिस तरह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, एक तस्वीर साफ है, वो ये कि भ्रष्टाचार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, लंबे वक्त से जो ये पुल बना चला रहा था, ये एक बड़ी वजह हो सकता है। लेकिन जांच की जाएगी, तमाम चीज़ें बाद में सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत मदद की है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए मदद चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। बिल्कुल, मैं अगर ये कहूँ कि जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी इस समय सत्ता में है राज्य सरकार में, वो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, वो हर मुद्दे पर फेसबुक पर अपडेट देते हैं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा हो गई है इस घटना को। ना तो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट आया है, ना कोई रिस्पॉन्स आया है, और ना ही कोई एक संवेदनशील कोई घटना को अपने तरफ से प्रतिक्रिया करते हुए कुछ भी नहीं आया है। तो ये बताता है कि किस तरह का रवैया है। और ये सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, ये सवाल लापरवाही का भी है कि आपने जिन चीजों पर जोर दिया था, जिन चीजों के दम पर आप चुनाव जीत कर आए थे, अब उन सवालों का जवाब देने का समय आया है। और जब जवाब देने का समय आया है तो फ्लाईओवर गिरकर ये बता रहा है कि 5 साल में जो तरक्की हुई है, जिस तरह से प्रगति हुई है। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद साहब, आप मानेंगे भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है इस हादसे की, और इस वक्त आप क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल भ्रष्टाचार ही वजह है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोग देखे हैं कि ये ब्रिज का काम, फ्लाईओवर का काम वर्षों से कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हो तृणमूल वाले, या अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हो, या उनके गुटबाजी से टेंडरिंग, रीटेंडरिंग और काम को रोका जा रहा था। और ये सभी लोग जो जिसके नाम मैं बोल रहा हूँ, अभी नारदा.com में देखा गया किस तरह से खुलेआम कोई प्रोजेक्ट के लिए रुपया लेना चाहते हैं। तो आज से ये बहुत अफसोसनाक और दुखद मामला है। कितनों की मौत हुई अभी तक पता नहीं चल रहा है। और जब ट्रैफिक कंजेशन होता है, इस समय पर सबसे ज्यादा भीड़ होता है, बाजार के इलाका है, दिन के वक्त कभी ये काम नहीं किया जाता है, क्योंकि लोगों का जान बहुत ज्यादा कीमती है। और बाजार के इलाके में ट्रैफिक को रोक के काम करना चाहिए। वहाँ हजारों के लोग आना जाना करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज बंगाल में ये स्थिति है कि रुपए देने से सब कुछ होता है कुछ। तो इसका नतीजा आज हमें आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं एक तरफ जब सब लोगों को ये कहूंगा कि शोक से नमन करें, लेकिन साथ साथ इसके जिम्मेदार जो है उसको भी पकड़ा जाए और सजा दिलाया जाए, और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले कि क्यों रिटेंडरिंग किया गया, क्यों वहाँ पे किस तरह के मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हो और या तो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हो, जो लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं ऐसे काम के लिए, पैसे लेने के लिए वो तैयार हैं। तो आज इस रिश्वत के एवज से जो जाने गई है, उसकी लोगों को, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर कसूरवार जिम्मेदार नहीं लेते हैं या उसको जिम्मेदार ठहरा नहीं जाता है। तो सलीम साहब, जिम्मेदारी तो दूर की बात है, अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा आगे नहीं आया है जो ये कह सके कि हाँ इस तरह का हादसा हुआ है, इतने लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं या इतने लोग मारे गए हैं। इस तरह का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई ऑफिशियली सामने नहीं आया अभी तक। सरकार कुछ नहीं कहेगी,
जी। ममता कुछ नहीं कहेगी, खामोश रहेगी और बाद में वो ऑपोजिशन और मीडिया के ऊपर ये डालेगी कि इसको छोटा मोटा मामला है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये दिन दहाड़े हुआ, इससे पहले जब भी घटना हुई है तो लाश गायब कर दी गई है और वहाँ पे ऑपोजिशन को, मीडिया को घुसने नहीं दिया गया है। लेकिन ये जनता की रोष है जो आपके पास भी खबर पहुंची है और क्योंकि दिन दहाड़े हुआ है इसलिए इससे पहले जब खदान में ऐसे उसके गैर कानूनी खदान में जब लोग दब के मर गए, आज तक लाश उठाया नहीं गया, आज तक विरोधी पक्ष को जाने नहीं दिया गया, मीडिया को जाने नहीं दिया गया। तो गुंडाराज और भ्रष्टाचार दोनों शामिल है, इसी वजह से ये परेशानी है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। यहाँ पर सीधे तौर पर ममता सरकार पर विपक्षी पार्टियों का निशाना और ये कहना सभी का कि बहुत बड़ी वजह यहाँ पर माना जा सकता है भ्रष्टाचार को। जिस तरह से लगातार इस तरह का ये दूसरा हादसा है जो पश्चिम बंगाल में सामने आया है और जिस तरह से हमारी संवाददाता भी जानकारी दे रही थी कि लंबे वक्त से इस पुल का निर्माण किया जा रहा था, किस तरह से खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। और ख़ास तौर पर अगर इस पुल की बात करें तो ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बड़ा बाजार का इलाका, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दुकानें हैं, यहाँ पर लोग रोज़मर्रा के कामकाज के लिए आते हैं। और जिस वक्त इस पुल का निर्माण चल रहा था यानी कि लगभग दोपहर 12:15 बजे जब ये पुल ढहा तब भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बड़ा बाजार का ये इलाका जहाँ पर इस वक्त ये पुल ढह चुका है, उसके नीचे बड़ी संख्या में लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि मलबा वहां पर हटाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह का मटेरियल, जिस तरह की चीज़ें एक पुल के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, उनका भार कितना ज़्यादा होता है। उसे हटाने के लिए वहाँ पर क्रेन्स की ज़रूरत है, वहाँ पर मशीनों की ज़रूरत है और ये काम जल्द से जल्द किया जाना है ताकि वहाँ पर जो लोग दबे हुए हैं इस मलबे के नीचे उन्हें बाहर निकाला जा सके। अभी भी वहाँ पर चीख पुकारें मची हुई हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। जो आसपास की दुकानों में लोग थे वो बाहर अब आ चुके हैं लोगों की मदद करने के लिए। और चश्मदीदों की भी हमने बात सुनी, उनका ये कहना था कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आई जब ये पुल ढहा तो ऐसा लगा कि आसपास की बिल्डिंगें भी थर्रा गई हैं। और इन लोगों का भी ये कहना है कि लगभग 150 लोग दबे हो सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के पुल का निर्माण किया जाता है, इस तरह के इलाके में किया जाता है, तो कई तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत होती है कि वहाँ पर जब कम लोग हों तब इस पुल का निर्माण किया जाए, यानी कि रात में ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करने की आवश्यकता होती है। दिन के समय यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। यहीं पर हमने ये देखा कि जब ये घटना हुई, जब पुल ढहा तो वहाँ पर पूरी तरह से यातायात इस वक्त ठप पड़ गया है। उत्तरी कोलकाता का ये इलाका है, आपको बता दें कि गिरीश पार्क गणेश टॉकीज़ के नज़दीक है। अब तक जो जानकारी हासिल हो रही है 4 लोगों के मरने की खबर है, जबकि कई लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, हम आपको वो हिस्सा दिखा रहे हैं पुल का जो ढहा है और ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो इस वक्त पूरी की पूरी तरह नीचे आ चुका है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वाहन ज़रूर खड़े हैं लेकिन ये पुल पूरी तरह से नीचे झुक चुका है और उसका एक हिस्सा पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुका है। राहत और बचाव काम के लिए वहाँ पर स्थानीय जो पुलिस है और जो फायर टेंडर के कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, लेकिन देखिए हाथ से काम किया जा रहा है इसलिए ये काफ़ी वक्त भी ले रहा है। कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद ब्रिज है ये जो अब ढह चुका है। बड़ा बाजार के करीब 2009 यानी कि लगभग 7 साल से इस ब्रिज का निर्माण चल रहा था। 18 महीने में बनकर तैयार होना था विवेकानंद ब्रिज, लेकिन लगभग 7 साल बीत चुके हैं। 164 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया जा रहा था। पुल का 25% काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ था, यानी कि 1/4 पुल भी अभी तक नहीं बन पाया था और 6 साल से ये पुल बनाया जा रहा है और करीब 2009 में इसका काम शुरू हुआ था और 2016 मार्च 31 है आज और अभी तक ये काम चल रहा है। मनोगिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनोगिया, सीधे तौर पर हम ये माने कि लापरवाही तो हुई है और आगे इसकी जांच भी की जाएगी, लेकिन अभी जो ताज़ा तस्वीर है, जो सूरत हाल है, जो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं,
पूरी तरह से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। कई तरह के प्रिकॉशंस, कई तरह की आपको एहतियात बरतने होते हैं जब आप इतने डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में इस तरह का ब्रिज बना रहे होते हैं। खासतौर पर ज़्यादातर काम आपको रात में करना होता है। दिन में अगर आप करते भी हैं तो आपको ट्रैफिक रोक कर करना होता है, वहाँ पर आसपास लोगों को उसके नीचे से हटा कर करना होता है, लेकिन इन तमाम एहतियात नहीं बरते गए। नेहा बिल्कुल सही कह रही हैं, और अब तक हमने ये सवाल कई बार उठाया है प्रशासन से। वहाँ की जनता ने कई बार ये सवाल पूछे हैं कि आखिरकार जो 5 साल में नहीं हो सका वो 5 महीने में होने का वादा क्यों कर रहे हैं। इससे बड़ा सवाल ये है कि 7 वर्षों से वाम मोर्चा की सरकार के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। मोहम्मद सलीम कह रहे थे कि करप्शन का मामला है। मैं तो कहती हूँ दोनों पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। जब वाम मोर्चा के समय पे शुरू हुआ, तृणमूल कांग्रेस खत्म नहीं कर सकी, और अब राहत कार्य का काम अगर जनता को करना है तो सत्ता में बैठी दोनों सरकारें इसकी जवाबदेही है। और जिस तरह से मलबा हटाने का काम है उसमें बिल्कुल देर हो रही है, प्रशासन की ओर से ये देर हो रही है, और अब तक जिस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए था वो भी देखा नहीं जा सका है। मनोगिया, साथ ही जो तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं और हम देख भी पा रहे हैं कि वहाँ पर लोग भारी भरकम जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है उसे हटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक तरह की बेचैनी, एक तरह की अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल है। जी बिल्कुल, अपनों को खोजने की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि जो अपना इस समय घर पर नहीं है, कहीं वो इस मलबे के नीचे तो नहीं है। और यही डर है कि लोग आसपास के जो जानकार हैं, जो जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते हैं वो भी इंसानियत के तौर पर मदद करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर राजनीति नहीं है, यहाँ वो लोग काम कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई इस मलबे के नीचे फंसा तो नहीं है। भले ही अपना हो, जानकार नहीं, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। हर जान महत्वपूर्ण और उसे बचाने कोशिश की जा रही है। मनोगिया, जो जानकारी हमें मिल रही है 2009 में इसके निर्माण शुरू हुआ था, 25% काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था। लगभग 7 साल बीत चुके हैं और ये गले के नीचे से नहीं उतरती ये बात कि 7 साल एक फ्लाईओवर को बनाने में लग जाते हैं और 25% काम भी नहीं पूरा हो पाता है। 164 करोड़ इसकी लागत है। जी बिल्कुल, 100 करोड़ से ज्यादा, 150 करोड़ से ज्यादा लग चुका है इसमें पैसा। हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि 150 करोड़ से ज्यादा रुपया तो अब तक लगा है, इसके आगे भी लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ 25% काम है। 25% काम के लिए अगर 150 करोड़ लगा है तो पूरा काम करने के लिए आप समझ लीजिए 1000 करोड़ तक लग जाएगा। और अभी इस पूरे प्रकरण में सवाल ये उठता है कि 1000 करोड़ अगर जनता का पैसा है तो क्या ये फ्लाईओवर गिरने का भी खामियाजा जनता उठाएगी? क्या वो लोग उठाएंगे जो इस समय मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो इस इलाके में रहते हैं और वो निर्माणाधीन फ्लाईओवर के आसपास थे? जी, और जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इस जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा था इसका 75% काम पूरा हो चुका था, 25% बाकी था। क्या थी वहाँ की तस्वीर? क्योंकि क्या जल्दबाजी के चक्कर में इस तरह का हादसा हुआ है? जल्द से जल्द इसे पूरा करना था और एक टाइम डेडलाइन थी जिसकी वजह से ये हुआ? ये डेडलाइन तो फ्लाईओवर के मामले में पश्चिम बंगाल में हर फ्लाईओवर ने मिस की है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर फ्लाईओवर 3 सरकार में पूरा नहीं हो चुका है 15 वर्षों में। वो खिदरपुर फ्लाईओवर की बात है, लेकिन अगर हम इस फ्लाईओवर की बात करें तो हमने ये देखा है कि 5 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इसको निर्माणाधीन होते हुए। 2 कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो गए, अब ये दूसरा चुनाव विधानसभा का हो रहा है। तो ऐसे में जो पिछली सरकार वादा करके गई थी और इस सरकार ने वादा किया था और अब फिर चुनाव आ गए हैं, 3 सरकारें आ गई हैं, लेकिन अब तक इस फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हुआ है। करीब 50% से अधिक हमें बताया गया था कि काम हो गया है, लेकिन देख के को ऐसा लगता है क्योंकि अभी भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट वो नहीं जोड़े गए हैं। वो ये कहा जाता है कि वो जितनी जल्दी हो सके जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से काम होता है, क्योंकि फ्लाईओवर को अगर दोनों तरफ से शुरू किया जाए तो उसे उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं और बाकी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सीमेंट के साथ साथ जो बाकी सारा सामान इस्तेमाल होता है वो ज्यादा दिन रखा नहीं जा सकता। लोहे में जंग लगने की संभावना होती है, बारिश के समय में पानी में खराब ना हो जाए ये सामान, ये ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इन सब के परे ही है ये फ्लाईओवर, क्योंकि जिस तरह से इसमें समय लगा है बनाने में, कई सवाल खड़ा कर देता है कि क्या किसी को बेनिफिट हो रहा था जिसकी वजह से ये बार बार डिले किया जा रहा था। इस वक्त सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं यहाँ पर मनोगिया, क्योंकि जिस तरह से लगभग 1.5 घंटा बीत चुका है इस हादसे को और जिस स्तर पर काम किया जाना था उस स्तर पर शायद काम भी नहीं चल रहा और कोई भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ रहा है, कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं। और आप जिस तरह से बता रही थी कि हर चीज़ पर ममता सरकार ट्वीट करती है, इस पर तो कोई स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया गया।
बिल्कुल, सिर्फ एक सवाल अभी उठा है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसला लिया है कि वो अपनी जो अगली रैली है, जो उनकी मिदनापुर में रैली होनी थी खड़गपुर के पास, उसे कैंसिल करके वो वापस कोलकाता लौट रही हैं। वो पहले स्पॉट पर जाएंगी और उसके बाद फिर रैली करने जाएंगी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, अगले 1 घंटे या 2 घंटे के पहले मुख्यमंत्री स्पॉट पर नहीं पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री क्या, उनके नुमाइंदे भी अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि आसपास के नेता तो जरूर रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, वो उनका इलाका है, लेकिन जो बड़े मंत्री हैं, जो अब तक हमने देखा है अपने कैंपेन और प्रचार में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े हादसे में वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं इन सवालों का जवाब दे रहे हैं? वो क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं? फोन तो क्या, वो इस समय SMS का जवाब तक नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार इस घटना पर राज्य सरकार की या फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है। जी, और सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब इस पुल का निर्माण 2009 से किया जा रहा था, लगभग 7 साल बीत जाने के बाद भी ये पुल अभी तक बनाया नहीं जा सका। क्या भ्रष्टाचार इसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जाए? क्या किसी को फायदा पहुंच रहा था इस पुल के देर से बनने में? यही वजह थी कि इसे धीरे धीरे बनाया जा रहा था और अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो सका था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से इस वक्त जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, उनके रिश्तेदार इस वक्त बेचैन हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं और कितने लोग दबे हो सकते हैं इस मलबे के नीचे। इस पर भी अभी तक संख्या साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार कौन है वो लोग, कितने लोग हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, क्योंकि ये घना आबादी वाला इलाका है, बड़ा बाजार का इलाका। आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर इस वक्त लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर पुलिस कर्मचारी भी हैं जो वहाँ पर लोगों को हटा रहे हैं। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जो लोग वहाँ पर अभी फंसे हुए हों या जिनकी जान अभी तक बाकी हो, उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया जा सके ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज किया जा सके। और फायर टेंडर भी इस वक्त वहाँ पर मौके पर मौजूद है। बाबुल सुप्रियो हमारे साथ, बीजेपी के नेता, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबुल जी, यहाँ पर जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं उससे तो लग रहा है कि राहत और बचाव काम बहुत धीरे चल रहा है, जो जल्द से जल्द होना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। नहीं, अभी तक देखिए मतलब बहुत शर्मनाक बात है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको बताऊं कि ना ही आप किसी भी सरकार के कोई बड़े अधिकारी या किसी मंत्री को आप इस वक्त देखेंगे उस इलाके में। सबसे बढ़िया बात है, किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या कलकत्ता में इतनी शक्तिशाली क्रेन है जो इतना बड़ा, जो लोहे का इतना बड़ा जो हिस्सा गिरा है उसको उसी जगह से उठाने के लिए कोई बंदोबस्त है, कोई क्रेन है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। हमको तस्वीरें दिख रही है कि कुछ वहाँ पे आया हुआ है, लेकिन जितने जान गई है उसके नीचे, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। मैं बचपन से वहीं पे बड़ा हुआ हूँ, मेरे 2 मौसी बुआ सब वहीं पे रहती। गणेश टॉकीज तो थिएटर है, वहाँ पे कितने बंगला पिक्चर देखे हैं। जो लोग मिठाई लेके जाते हैं बंगाल से दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ पे सबसे बड़ा मिठाई की दुकान नकुल चंद्र संस। बड़ा बाजार इलाका है जहाँ पे जरा सा भी पार्किंग स्पेस नहीं मिलती है। इसको जो जगह मिलती है वो वहाँ पे गाड़ी रख देते हैं। टैक्सी बोलिए, ऑटो बोलिए, सब इसके नीचे। और गर्मी के टाइम पे ये फ्लाईओवर के नीचे लोग छांव के लिए भी रहते हैं। और 5 साल से ये काम किया जा रहा था। अगर आपके कैमरामैन को जहाँ पे हादसा हुई है वहाँ से दोनों तरफ 500 मीटर आप भेजेंगे, आप देखेंगे कितनी लापरवाही से ये फ्लाईओवर प्लान किया गया था। इसके रॉड, इसके हिस्से जो है ऑलमोस्ट लोगों के खिड़की से अंदर जा रही है। हालत है वहाँ पे, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं क्या बताऊँ, एक घर दिखा रहा है, मुझे मालूम है उस घरों में कौन लोग रहते हैं। और ममता बनर्जी की सरकार जो है वो यही काम पिछले 4 साल से किया है। 1.5 साल पहले एयरपोर्ट से सॉल्ट लेक को कनेक्ट करती है एक फ्लाईओवर, उसमें 500 मीटर का एक हिस्सा जो है पास के नाली में गिर गया था, और वो भी रात के टाइम में। 500 मीटर का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो टूट के खोल के पास के नाली में गिर गया था। उसके बाद भी सरकार ने इन कामों को ठीक से कोई मुहिम नहीं लिया। रात के टाइम पे 4-4, 5-5 लोग काम करते थे इतने बड़े मतलब यज्ञ में। और वो लेबरर्स को आप देखिए ना, जो काम कर रहे हैं उनको देख के आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई सुपरविजन नहीं है। जैसे नॉर्मल लेबरर लोग काम करते हैं वो ऐसे रात के टाइम पे कहीं रॉड पे थोड़ा तार लगा रहे हैं, कहीं पे थोड़ा ढलाई हो रही है। इस वजह से ये लापरवाही से इनोसेंट लोगों की जान गई है। बाबू जी, क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उस इलाके को भली भांति समझते हैं, क्या वहाँ पर पुल बनाना अपने आप में ही गलत फैसला था? बिल्कुल। देखिए, पुल कलकत्ता में, जो बॉम्बे में, हर जगह में, पुरानी दिल्ली में जगह तो कम है, गाड़ियां बढ़ गई है, पुल डेफिनेटली बनना चाहिए।
लेकिन उसका एक तरीका होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस इलाके में हादसा हुआ है वहाँ पे सब कैमरा भी इस वक्त वही चीज को, वही जगह को दिखा रही है। आप वहाँ पे देखिए कितना पैंडेमोनियम खड़ी हुई है, और कोई अधिकारी भी वहाँ पे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है, कोई भी कहीं पे भी खड़ा है। और आप उसके, लेकिन जहाँ पे हादसा हुआ है उसके दोनों तरफ अगर आप कैमरामैन को देखेंगे, आप देखिए कितना अनसाइंटिफिक वे में ये पूरे फ्लाईओवर को प्लान किया गया है। आप वो चीज को पहले देखिए। और अगर डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में आप फ्लाईओवर बनाने का काम कर रहे हैं तो उसको जैसे आपने शुरू किया है टाइम पे खत्म करने की मुहिम तो लेना चाहिए था। कुछ काम यहाँ पे हुआ ही नहीं है, पिछले कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये होना ही था, ये होना ही था। ममता बनर्जी ने अपनी रैली कैंसिल कर दी है, वो ऑन द स्पॉट पहुंचने वाली हैं जहां पर हादसा हुआ है, उसके बाद वो अपनी रैली करेंगी। लेकिन जिस तरह से लापरवाही का रवैया देखा जा रहा है ममता बनर्जी सरकार की ओर से, तृणमूल कांग्रेस की ओर से, कोई भी वहां पर इस वक्त अधिकारी तक नहीं पहुंचा है। नहीं, कोई देखिए ना, सब अपने अपने रैली में व्यस्त हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे हादसा हुआ है उनके दोनों तरफ 500 मीटर में आप आपके कैमरामैन को भेजिए, आपको पता चलेगा कि कितनी लापरवाही से और बिल्कुल सिटीजन्स की कोई भी ख्याल नहीं रख के इस ड्राइवर को प्लान किया गया है। और ममता बनर्जी वहाँ पे जाके करेगी क्या? वहाँ पे जाएगी तो और पैंडेमोनियम होगा। वहाँ पे क्रेन्स भेजना चाहिए। आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजर आ रही है, वो अप्रोच रोड भी वहाँ पे नहीं होगा, फायर ब्रिगेड पहुंचने के लिए अप्रोच रोड भी नहीं होगा। और कितने खौफनाक सब तस्वीरें आ रही है, क्या बताऊं अभी आपको। ये ममता बनर्जी जो है, इन्होंने बंगाल को पिछले 4 साल में बर्बादी से और बर्बादी की तरफ लेके गई है, और तीनों से लोगों की जान जा रही है। मैं इस वक्त ज्यादा सियासी बात करना भी नहीं चाहता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबुल जी हमसे बातचीत करने के लिए, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। और तमाम वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कोलकाता हादसे का कसूरवार कौन है, कंपनी वक्त पर काम पूरा क्यों नहीं कर पाई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे वक्त से ये काम किया जा रहा था। 2009 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, 2016 मार्च में हम पहुंच गए हैं, और अभी तक पुल का 25% काम अधूरा होने से हड़बड़ी में थी क्या कंपनी? क्या जल्द से जल्द कंपनी काम पूरा करने चाहती थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? पुल के डिज़ाइन में खामी थी, तो आखिरकार उसमें बदलाव क्यों नहीं किए गए? ये तमाम सवाल अब मुंह बाए खड़े हैं इस हादसे के बाद कि आखिरकार ये हादसा क्या होने से बचाया जा सकता था अगर एहतियात बरती जाती, अगर वक्त रहते काम कर लिया जाता। पुल को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध की अनदेखी की गई। लंबे वक्त से इस पुल का निर्माण चल रहा था, वहाँ के स्थानीय जो लोग थे वो इस बात का विरोध भी कर रहे थे। लेकिन क्या सवाल यहाँ पर ये है कि विरोध की अनदेखी क्यों की गई? बड़ा बाजार का इलाका और काफ़ी घनी आबादी वाला ये इलाका है, अलर्ट के बाद भी भारी वाहनों का रास्ता क्यों नहीं बदला गया? चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं इस हादसे के बारे में? सुनिए। एक आदमी है, वो हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा है, उसको हम लोग बचाने का चेष्टा कर रहे हैं, हम चेष्टा कर रहे हैं उसको बचाने का, मिलिट्री के द्वारा इसे निकाल लिया गया है। तो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं इस वक्त, क्योंकि राहत और बचाव का काम तेज़ी से किया जा रहा है। कई लोग हैं जो वहां पर चीख चिल्लाकर जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं और स्थानीय लोग उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मौके से ताज़ा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू। लोग इस वक्त गणेश चौकी एरिया में खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे जो फ्लाईओवर ढह गया है, आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रही है, जेसीबी और जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का जो गर्डर है, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, वो यहाँ पे गिर चुकी है और भारी कैजुअलिटी होने की यहाँ पे आशंका जताई जा रही है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर से। और आप देख सकते हैं लोग भी यहाँ पे बहुत सारे जुड़ गए हैं, सब अपना हाथ बटा रहे हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में। कहीं यहाँ पे रिक्शा है, बहुत सारे ठेले वगैरह जो व्हीकल्स यहाँ पे जनरली रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कंजेस्टेड बिजनेस एरिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो फ्लाईओवर का जो हिस्सा ढह गया है यहाँ पे, उसके नीचे, उस मलबे के नीचे जो लोग वहां पे फंसे होंगे उसको निकालने की कोशिश इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हो रही है। और आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, और पुलिस जो सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ पे पहुंच गई है, जेसीबी बुलाया जा रहा है, एम्बुलेंस को भी लाया गया है। इस वक्त पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि एक आदमी की मौत की खबर आ रही है, लेकिन कैजुअलिटीज जो है वो बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन तपन के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता।
तो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है। 1.5 घंटा बीत चुका है जब ये पुल ढहा है और वहाँ पर जिस स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है वाकई असंतुष्ट कर देने वाला है। वहाँ पर अभी क्रेन तो पहुँची है लेकिन क्योंकि ये घना आबादी वाला इलाका है, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि वहाँ तक क्रेन्स को और फायर टेंडर्स को भी पहुँचने में समय लग रहा है और काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए जिसकी वजह से रास्ता जाम हो चुका है। साथ ही हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज रैली थी, वो ये रैली छोड़कर अब इस स्थान पर पहुँचने वाली हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे गूगल मैप्स के जरिए कि कहाँ पर ये हादसा हुआ है। गणेश टॉकीज के नज़दीक उत्तरी कोलकाता में ये हादसा, बड़ा बाजार का वो इलाका जो घना आबादी वाला इलाका है, वहाँ पर बड़ी संख्या में दुकानें हैं और वहाँ पर रोज़मर्रा में ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और इस वक्त पूरी तरह से ये ट्रैफिक ठप पड़ चुका है। यहाँ तक कि फायर टेंडर्स और जो क्रेन है वो भी वहाँ पर पहुँचने में मुश्किल उन्हें आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से ये पुल बनाया जा रहा था और पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। किस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही हैं इस पूरे हादसे की और ये कह रही हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से ये निर्माणाधीन पुल गिरा है और 2009 से ये पुल बनाया जा रहा था और 2016 तक भी इसका काम पूरा नहीं हो सका है। 75% काम ही पूरा हुआ था, 25% बाकी था और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तमाम सवाल अब खड़े होते हैं कि आखिरकार वक्त रहते क्यों नहीं इस पुल को बना लिया गया, क्यों जब शिकायतें की गई तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जब शिकायतें आई तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। चश्मदीद इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बड़ा बाजार का वो इलाका जहां पर ये विवेकानंद पुल गिरा है। ऐसा माना जा सकता है कि शायद जल्दबाजी की वजह से एक डेडलाइन थी जिसकी वजह से इस पुल को जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से लापरवाही हुई, जिसकी वजह से कोताही बरती गई। जो वहाँ पर मजदूर थे वो दिन रात काम कर रहे थे और ख़ास तौर पर दिन में जब वहाँ पर काफ़ी संख्या में बड़ा बाज़ार में लोग मौजूद होते हैं, दुकानें खुलती हैं, वहाँ पर लोग अपने काम के लिए पहुँचते हैं, ट्रैफिक भी इस पुल के नीचे से गुजरता है और जैसे कि हमें जानकारी बार बार मिल रही है कि वहाँ पर इतने लोग मौजूद होते हैं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि यही वो लोग हैं जो अब राहत और बचाव के काम के लिए सामने भी आ रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल का काम 9 साल तक क्यों लटका रहा, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार 9 साल से काम किया जा रहा है इस पुल का। 2007 में शिलान्यास हुआ और अब तक यानी कि 31 मार्च 2016 तक काम पूरा नहीं हो सका। निर्माण कंपनी को बार बार वक्त क्यों दिया जा रहा था, 8 बार डेडलाइन तोड़ी गई, फिर भी कंपनी पर भरोसा क्यों किया गया, भीड़ वाले इलाके में एहतियात बरतने में सरकार नाकाम क्यों रही। वो तो रिक्शा वाला है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। ये माना जा सकता है कि लापरवाही तो बढ़ती गई है लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह भ्रष्टाचार भी हो सकता है क्योंकि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस पुल के निर्माण का काम दिया गया बार बार डेडलाइन उसकी तरफ से तोड़ी गई, उसके बाद भी उस कंपनी पर भरोसा किया गया। 9 साल से ये पुल बनाया जा रहा है, वक्त पर काम भी पूरा नहीं हो सका, उसके बावजूद अभी तक 25% काम बाकी था और क्या यही काम अधूरा होने की वजह से कंपनी में हड़बड़ी थी। इस तरह से जल्द पुल बनाने की हड़बड़ी इस कंपनी को थी और यही वजह रही कि डिज़ाइन में खामी थी तो उसमें बदलाव क्यों नहीं किया गया। पुल को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध भी था, लंबे वक्त से लोग इस पुल का विरोध करते आ रहे थे लेकिन उसकी भी अनदेखी की गई। अलर्ट के बाद भी भारी वाहनों का रास्ता क्यों नहीं बदला गया, भारी वाहन भी इस बड़ा बाजार के इलाके से इस पुल के नीचे से गुजरते हैं, रोज़मर्रा के वाहन भी इस पुल के नीचे से गुजरते हैं। कई लोग हैं जो धूप से बचने के लिए भी इस पुल के नीचे बैठ जाते हैं और सुस्ताते हैं। उसके बावजूद अलर्ट के बाद भी सरकार नहीं चेती, कंपनी नहीं चेती और अब NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ की 2 टीमें बचाव के लिए भेजी गई हैं। 70 बचाव कर्मी इस वक्त राहत के काम में जुटे हुए हैं। NDRF की 2 टीमें बचाव के लिए भेज दी गई हैं। ये एक राहत की खबर है लेकिन जिस स्तर पे काम चल रहा है ज़रूरत और टीमों की है और बचाव कर्मियों की है और वहाँ पर ये भी ज़रूरत है कि और ज़्यादा फायर टेंडर भेजे जाएँ और ज़्यादा संख्या में एम्बुलेंस भेजी जाए क्योंकि ये भी
अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई कि आखिरकार कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि चीख पुकारें तो सुनाई दे रही हैं, जो लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं उनकी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन ये मालूम नहीं चल रहा है कि कितने लोग इस मलबे के नीचे हो सकते हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि लोग जिनका शव इस मलबे से बाहर निकाला जा रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा कई लोगों के बचने की उम्मीद भी कम हो जाएगी। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त ताज़ा हाल बता रहे हैं। हम लोग इस वक्त गणेश टॉकी एरिया में खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे जो फ्लाईओवर ढह गया है आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रही है, जेसीबी और जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स है वो लाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का जो गर्डर है जो कंक्रीट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है वो यहाँ पे गिर चुकी है और भारी कैजुअलिटी होने की यहाँ पे आशंका जताई जा रही है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर से। और आप देख सकते हैं लोग भी यहाँ पे बहुत सारे जुड़ गए हैं, सब अपना हाथ बटा रहे हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में। कहीं यहाँ पे रिक्शा है, बहुत सारे ठेले वगैरह जो व्हीकल्स यहाँ पे जनरली रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कंजेस्टेड बिजनेस एरिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो फ्लाईओवर का जो हिस्सा ढह गया है यहाँ पे, उसके नीचे, उस मलबे के नीचे जो लोग वहां पे फंसे होंगे उसको निकालने की कोशिश इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हो रही है। और आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है यहाँ पे और पुलिस जो सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ पे पहुंच गई है, जेसीबी बुलाया जा रहा है, एम्बुलेंस को भी लाया गया है। इस वक्त पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि एक आदमी की मौत की खबर आ रही है, लेकिन कैजुअलिटीज जो है वो बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन तपन के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मरने वालों की संख्या अभी तक 4 की पुष्टि हुई है, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। मनोगिया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोगिया, कई तरह के सवाल हैं यहाँ पर, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया था इस पुल के निर्माण को, 25% काम बाकी था, बार बार उसी कंस्ट्रक्शन के डेडलाइन तोड़ने पर भी उसी से काम करवाया जा रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, और यही सवाल है कि भ्रष्टाचार किस कदर हावी था कि लोगों की सुरक्षा को ताक पे रख के एक ही कंपनी को जो बार बार डेडलाइन मिस कर रही है उसी को बार बार दिया जा रहा था टेंडर, या फिर उससे फॉलो किया जा रहा था जिस कदर उसकी फॉलो अप कर किया जाना था। सवाल ये भी उठता है कि न सिर्फ उन कंपनी पर लेकिन उन सरकारी कर्मचारियों पर जो ये जानते थे कि क्या इन चीजों से या सुरक्षा के मामलों में और सुरक्षा के मायनों से समझौता किया जा रहा था। और अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका है कि आखिरकार जिस काम को 2 साल से 3 साल लगने चाहिए उसे 7 वर्ष क्यों लग गए और 7 वर्ष में भी वो पूरा नहीं हो सका है। और साथ ही मनोज्ञा, ये भी जानकारी मिल रही है कि ब्रिज के नीचे आग भी लग गई, क्योंकि वहां पर कुछ फ्यूल टैंकर खड़े हुए थे ब्रिज के नीचे। ये इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। काफी सारे व्हीकल्स खड़े रहते हैं नीचे, दुकानें हैं आसपास, बहुत सारा सामान है, रिफ्यूलिंग है, थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप भी है। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि लोहे का जो सामान, जहाँ पर आप टैक्सियां उल्टी हुई देख रहे हैं, वहीं पर सामने एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पे अगर इस कदर से सामान गिरेगा या चीजें नष्ट होंगी उसके सामने, तो उसका नुकसान एक बड़े ब्लास्ट में भी तब्दील हो सकता है। और मनोगिया, अभी क्या आपको जानकारी मिल रही है? ममता बनर्जी अपनी रैली छोड़कर लौट रही, कितनी देर में उनके पहुंचने की उम्मीद है यहाँ पर? वो खड़गपुर के आगे हैं, तो मिदनापुर से यहाँ पहुंचने में उन्हें कम से कम 2 से 3 घंटे लगने चाहिए। अगर वो हेलीकॉप्टर भी लेती हैं तो भी कम से कम 1 घंटे का सफर रहेगा, 50 मिनट से अधिक का सफर रहेगा यहाँ पहुंचने में। रास्ता बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है इलाके पे। हो सकता है मुख्यमंत्री खुद पहुंचे तो उन्हें विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़े। इलाके में जो डाइवर्जन दे दिए गए हैं, काफी जगहों पर गाड़ियां नहीं जाने दी जा रही है, पूरा इलाका चौक ब्लॉक है। हावड़ा से लेकर सियालदा तक का सफर करने के लिए आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों को हावड़ा Tell us as to what is the kind of concern they have. आप बताइए मैम, आप यहाँ पे रहते हैं? कमरे में, उस बगल वाले रूम में, मैं उधर वाले कमरे में खड़ी थी, अपनी बच्ची से बात कर रही थी। बात करते करते देख रही हूँ कि जैसे बच्चे खिलौना का एक मिट्टी का घर बनाते हैं वैसे धड़ करके जैसे गिर रहे हैं। ये बताइए, ये फ्लाईओवर बहुत दिन से बन रहा था, लेकिन ये फ्लाईओवर जिस तरह का डिजाइन था, घर के बिल्कुल बगल से आ रहा था, हाँ, रोड के लायक, रोड के लायक, सब घरों के अंदर तो घुस गया है। कोई भी आदमी खुद के घर के अंदर आ सकता है। पहले भी डर लगता कि कुछ हो सकता है हादसा? बिल्कुल, शुरू से यही डर लग रहा था कि ये फ्लाईओवर इस एरिया के लिए, इस रोड के लिए काम का नहीं है।
क्या है यहाँ के लोकल आदमी सब जो है ना देख रहे हैं, आप सब अपने अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ना सबको डर है, कोई भी समय पर कुछ भी हो सकता है। कोई गाड़ी पार्किंग करके भी किसी के घर में ढुक सकता है। This is the kind of eyewitness accounts that we are getting from this area. देखिए ये तस्वीरें, 2 टीमें एनडीआरएफ की यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन इस वक्त अभी भी लोगों की वहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूदगी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधीर जी, जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या आप मानते हैं भ्रष्टाचार इसके पीछे एक बड़ी वजह है? और जिस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है वो काफी धीमे स्तर पर है, युद्ध स्तर पर ये काम होना चाहिए था। मैंने तो अभी इसी वक्त ये मौके पर जाने का कोशिश कर रहे हैं, रास्ते पे हूँ। ये हादसा की खबर आते ही हम ये रास्ते पे हूँ, जाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो खबर आ रही है ये बड़ा दुखदजनक खबर आ रही है। लगभग बहुत सारे लोग अभी मौत हो चुके हैं और काफी लोगों की हॉस्पिटल में दर्ज किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुखद बात है। और देखिए किसका कहाँ गलती है ये तो बाद में पता चलेगा, कहाँ घोटाला है या नहीं, ये तो जांच पड़ताल की जरूरत है। इसके बारे में तो बाद में हम सब इकट्ठा होके हम कोशिश करेंगे और दोषी को सजा दिलवाने के लिए हमें जितना हद तक जाना चाहिए वो करेंगे। लेकिन अभी इसी समय हमें ये मौके पे जाने का कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पहुँचने का बाद ये जो जायजा लेने से आपको हम बता सकेंगे कि ताजा स्थिति वहाँ का क्या है। लेकिन खबर आ रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अधीर जी, तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं कि बहुत बड़ा ये हादसा है और जांच तो बाद का विषय है। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि जो कदम अभी तक उठाए गए हैं, लगभग 2 घंटा बीत चुका है जब ये हादसा हुआ, लेकिन वहां पर 2 एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं, 70 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। क्या ये सब कदम काफी लगते हैं आपको? क्या आपको लगता है कि और ठोस कदम उठाए जाने सकते थे? ये कैसा मानेंगे, बंगाल की स्थिति यही है ना। बंगाल में सिर्फ नौटंकी होते हैं। आम लोगों की साथ में बंगाल की जो सरकार है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो नोटों की बंडल लेने में ज्यादा समय बिता रहे हैं। इसलिए लोगों की जब जरूरत होते हैं, जरूरत की उस समय में लोगों के पास जाने के लिए यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए ना हम लोग ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि खड़गपुर से लौट रही हैं ममता बनर्जी। उनकी रैली थी आज। ये रैली अब फिलहाल तो नहीं होगी, लेकिन इस वक्त वो मौके पर पहुंच रही हैं, यानी कि जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर पहुंच रही हैं और वहां का वो जायजा करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वहां पर जिस तरह से इस वक्त भीड़ है, क्या सीएम का काफिला वहां तक पहुंच भी पाएगा या नहीं? ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर Hello everybody.